बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नया सच के साथ अहमद शेरवान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मलिक जिल हसनैन मौजूद हैं, जिनसे आज मुख्तलिफ मौजू पे मुख्तलिफ सवालात के जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, हुकूमत की जानिब से कादियानी कमीशन बिल के हवाला से आपका और आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? बस अब इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी जो है उसको इसका पता नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि लोग समझते हैं कि शायद हुकूमत या वजीर आजम साहब जो है इसमें चेंज करने। पहली बात तो ये है कि हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, जब से आए हैं, उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से अहमदी जो जमात है उसके लोगों को बहाल किया जाए, वो उनको मुस्लिम्स एक्टिविटीज में शामिल किया जाए। इससे पेशतर वो मुख्तलिफ स्टेप्स ले चुके हैं। आपको याद होगा उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो भी उनकी शेयर हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो बिल पास हुआ है ये शुरू से ही गलत हुआ है और इसमें इतना टाइम लगा है। ये किसी को कोई भी मजहब रखने की इजाजत होनी चाहिए पाकिस्तान की। मतलब इस किस्म की मुतनाज़ बातें की। अब ये रहा कि जो हमारा जो कमीशन है उसमें तब्दीली, और सब आप खुद पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि हमारा जो ये कमीशन होता है या अकलियत, जिसको हम अकलियत कहते हैं, पहली तो बात यह है कि अकलियत कौन है। हमारे कुछ मखसूस रजिस्टर्ड किस्म के मज़ाहिब है जिनको हम अकलियती जुमरे में लाते हैं। यानी हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, उसके बाद सिख हैं, उसके बाद हिंदू हैं, उसके बाद कैलाश कबीला है, ये समथिंग, ये लोग अकलियत में हैं। और अकलियत में इनको डिक्लेयर करके हम इनको पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, सबसे पहली बात यह है कि हम इनको नेशनैलिटी देते हैं, हाँ वो किसी मजहब का हो। उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि किसी मजहब के बंदे को नेशनैलिटी न मिले। उसके बाद विद इन पाकिस्तान जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या एक आम पाकिस्तानी शहरी की जो वो सहूलतें वो लेता है या वो जो कुछ उसके हकूक है, हम सब अकलियतों को देते हैं। और इसके अलावा हर उनको यानी तहरीर की आजादी है, इवन इस हद तक वो पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। और आप अंदाजा फरमाएं कि हमारे पाकिस्तान में हमारी जो सिविल सर्विस है उसमें भी बहुत ज्यादा अहमदी जमात के लोग आज भी मौजूद हैं और बड़े अच्छे अच्छे अहदों पर हैं और अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। हमने कभी किसी जगह पर किसी अहमदी को इसलिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई है, उसका कोई हक सलब नहीं किया है कि आप अहमदी। लेकिन सोचने की बात यह है कि जहां आकर वजीर आजम साहब जो इस कमीशन में उसको शामिल करना चाहते हैं, जब एक एमडी को सारी सहूलतें हैं, उसके पास नेशनलिटी भी है, उसके पास और जो जॉब्स भी हैं, वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के अलावा हर की हैसियत से हर फायदा उठा रहा है, तो अब वो क्या उसमें शामिल करके अकलियत में इस बिल में शामिल करके क्या हासिल करना चाहते हैं? मतलब साहब इस तरह है कि ये जो हमारा अकलियती कमीशन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अर्सा पहले इसमें से कुछ मेंबर्स तब्दील हुए थे और उसको सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की थी कि इसको रिकंस्टिट्यूट करें। इस जो हमारा अकलियती कमीशन है, इसकी यानी प्रोसीजर या इसका सिस्टम यह है कि इसमें 6 मेंबर सरकारी ऑफिशियल्स हैं। उसके बाद 3 बंदे जो हैं सिख मजहब के हैं, 4 क्रिश्चियंस के हैं, कुछ हिंदू के हैं, कुछ कैलाश के हैं। अब मसला ये है कि इस आइन की तब्दीली में जिसमें हमने इनको गैर मुस्लिम करार दिया है, जब उसके बावजूद अगर इनको सारे हकूक दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इनको किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे हाई ऑफिशियल्स है जो हैं वो ऑफिसर्स भी हैं, तो कमी क्या है? कमी है कि वो रिस्ट्रिक्शंस जो हमने इस आइन के तहत कौमी असेंबली में पास की थी, वो दोबारा वो वजीर आजम साहब इसको देना चाहते हैं। वो क्या है? वो बहैसियत मुसलमान इन पर पाबंदी है कि अपने आप को मुस्लिम जाहिर। उसके बाद इन पर पाबंदी है कि अपनी इबादत गाह नहीं बना सकते, मस्जिद नाम की कोई चीज बनाकर उसमें आजान नहीं दे सकते, अपने मजहब या इसकी जो है ना वो पैरवी नहीं कर सकते, उसका प्रचार नहीं कर सकते।
सही। अगर वजीर आजम साहब जो कह रहे हैं कि उसको कमीशन में शामिल किया जाए, तो इसका मतलब है कि हमने जो आईनी तब्दीली की थी जिसमें वो डिक्लेयर किया था, उसके हिसाब से अकलियत तो हम इनको पहले ही मानते हैं, हर सहूलत हम दे रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जो आइन में हमने इनको पाबंद किया था कि आप नहीं कर सकते, आप अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकते, आप मस्जिद नहीं बना सकते, आप आजान नहीं दे सकते, अपने अकीदे की आप तरमीम नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी बाली है। तो अगर एक आप ये करेंगे, सिर्फ यही करेंगे, इनको आप अक़लियत लिस्ट में ले आएंगे, तो आपका सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि वो जो आपने आईनी तरमीम की थी जिसमें आपने इनको डिक्लेयर किया था कि ये गैर मुस्लिम है, वो टोटली वाश हो जाए। और आखिरी बात ये है कि मलिक साहब, हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क, हम लोग जो है ना, खास तौर पे पाकिस्तानी, हाँ वो किसी सूबे के हों, किसी मसलक के हों, हम मजहब के मामले में बड़े अग्रेसिव लोग हैं। हमारे आपस में सारे इख्तलाफ है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई और जो बंदी है, बरेलवी है, सारे मसले। लेकिन जब बात आती है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस की, उनकी हुर्मत की, उस पर सब जान देने के लिए कुर्बान होते हैं। मैं हैरान हूं कि वज़ीर आज़म साहब ने अपनी एक नेचर बना ली है, कोई हर महीना दो के बाद कोई ऐसी बात छेड़ दो जिसको वो तकमील भी ना कर सके, जो होने के काबिल भी ना हो, और उस लोगों को फजूल बहस में उलझा दो और लोगों के जज्बात मजरू कर दो। आपके नोटिस में होगा कि वो जो कमीशन हमारा है उसमें रिलीजियस अफेयर की जो मिनिस्ट्री है उसने एक नोट भेजा है कि कादियानी को हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सब सहूलत दे रहे हैं, लेकिन उनको उस कमीशन में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई मजहब नहीं है, ये पाक मुस्लिम जो है उनके मुर्तद हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल करके नऊज बिल्ला जो खातमुन नबीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत का जो हमारा अकीदा है उसको चैलेंज किया है, हमने इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया है। लिहाजा साहब ये इशू जो है ये नॉन इशू है, ये नहीं हो सकता और किसी सूरत नहीं हो सकता। हम तो आम मुस्लिम है ना, इतनी ज्यादा मजहबी लोग नहीं है, इंशाल्लाह ये नहीं होगा। और ये वज़ीर आज़म साहब की एक फजूल बढ़ शामिल होगी, एक फजूल लोगों के जज्बात को उभारने की कोशिश शामिल होगी, जिसके अलावा और इसका कोई हैसियत नहीं। मलिक साहब, इस बिल के हवाला से आपकी जमात का आइंदा क्या लाएअमल होगा? सर हमारा साहब मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि इस कादियानी बिल जो है ये जब पास हुआ तो इसका सेहरा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर जाता। हमें पीपल्स पार्टी को एजाज है कि हमने एक अरसा दराज से सदियों से चलते हुए मसले को हमने, हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुत्तफिका तौर पर इसको हल किया। तो हमारा जो मौक़िफ़ है वही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने उस आईनी तरमीम में किया है, हम क्योंकि उसके वारिस हैं उस तरमीम के, हम अलग हैं, हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और अगर इसमें कोई तब्दीली करता है तो वो बिल्कुल गलत सोचता है, ये कुछ भी कर लें नहीं हो सकता है, वज़ीर आज़म साहब को फिर मुंह की खानी पड़ेगी और वापस चले जाए। जी मलिक साहब, कोरोना जैसी खतरनाक वबा की रोकथाम के लिए विफाक और सिंध में जो तनाव की फिजा नजर आ रही है, क्या हुक्मरान जमात और आपके कायदीन अपनी अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में तो नहीं है? साहब इसमें थोड़ा सा मैं आपका टाइम ज्यादा लूंगा। बैकग्राउंड कोरोना या हमारा और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और मरकज की हुकूमत जो है उसका बुनियादी इख्तलाफ क्या है? मलिक साहब, असल में ये जो कोरोना है ये एक वायरस है और मुंतकिल हुआ है मुख्तलिफ सोर्सेज से, पूरी दुनिया में चला गया। इवन इस हद तक कि हम तो गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क हैं, हमारी मईशत बहुत कमजोर है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे हेल्थ सिस्टम बहुत कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद यूरोपियन कंट्रीज है, इवन अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, फ्रांस हो गया या और जर्मनी हो गया, जिनकी मईशतें भी हमसे बेहतर है और वसाइल भी हमसे ज्यादा है, वो भी इसके सामने घुटने टेक। अब जब होना तो ये चाहिए था कि जब हमें पता चला कि ये एक वायरस आ रहा है, इस हुकूमत ने सबसे पहले पाकिस्तान की अवाम के साथ जो ज्यादती की है, वो गलती की है, वो ये है कि जब तफ्तान बॉर्डर पर ईरान ने हमारे जायरीन कहते हैं ना धकेल कर निकाल दिया,
अपने मुल्क से निकाल कर हमारे हवाले किया, तो सारे जानते थे कि अगर ये लोग पूरे अपने इलाके मुल्क में चले गए या इनको करंटीनिया या सेफ्टी होम में मुंतकिल न किया गया, तो ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। और उनका चाहिए तो ये था कि हुकूमत, मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो बलोचिस्तान की है, पहली तो बात है वो उसकी इंतहाई कमजोर है, उसके इतने वसाइल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बॉर्डर्स पर तमाम जो एक्टिविटीज होती हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत होती हैं, वो ही करती है, उसमें सूबाई गवर्नमेंट का कोई तलक नहीं होता है। लेकिन इन्होंने किया एक कैंप लगा दिया और उसमें 5,000 बंदे इकट्ठे कर दिए। उसमें औरतें भी थी, उसमें मर्द भी थे, खवातीन भी थी। और जब वो वापस आए बहुत कम लोग थे उनमें, जब उनको इकट्ठा किया गया कि उनको कोरोना था, लेकिन जब उनको कुछ सहूलत न दी गई, प्राइवेसी न दी गई, अलग न, उसका नतीजा ये निकला सारे लोग कोरोना से मुतासर। ये जब कोरोना से मुतासर हो गए और अपने अपने इलाके में, तो वो चीखता रहा चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान की, मेरी हेल्प करो, मेरे वसाइल दो, लेकिन उसकी कुछ ना सुनी गई। जब वहां उस कोरोना सेंटर जो कट हुआ था कफ्तान में, वहां लोगों ने बगावत की, तो फिर ये हुकूमत ने कुछ आर्मी के जहाज भेजे, कुछ किया, उसमें किया, लेकिन उसका बदला, उसका नतीजा ये निकला पूरे मुल्क में कोरोना फैल गया। अब मलिक साहब, जब ये किसी तरीके से, चलो पहली स्टेप गलती तो वज़ीर आज़म ने या गवर्नमेंट ने की है, तो अब उसका हल क्या था कि हम इस क्राइसिस से कैसे निकले। हम इस क्राइसिस में जब आए तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये था कि हम मईशत हमारी पहले ही कमजोर थी, बल्कि एक मुर्दा घोड़ा थी। हुकूमत जो होती है, खास तौर पर मरकजी हुकूमत, और जो वज़ीर आज़म होता है, वो एक पॉलिसी देता है, पॉलिसी पर चलकर उसका मुल्क तरक्की करता है, उसके अवाम खुशहाल होते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले हुकूमत को ये चाहिए था कि जो लोग हमारे इस पाकिस्तान में हैं, आप अंदाजा फरमाएं कि सबसे ज्यादा जो लोग मजदूरी करते हैं ना, वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में करते हैं, सनती अदारों में करते हैं। और सनती अदारों में एक लेबर लॉ लागू है, एक कानून लागू है, उस वहां भुट्टो साहब ने, शहीद ने, एक कानून लेबर लॉ लागू किया था। इनको सबसे पहले ये चाहिए था, हालांकि इन्होंने हमारे शोर करने पर उनको पाबंद भी किया, लेकिन उसकी पैरवी नहीं की, कि जो जहां मुलाजिम है उस बंदे को, उस इंडस्ट्रियल यूनिट को पाबंद किया जाए कि आप इनको तनख्वाह देंगे, ड्यूटी भले न दें। जिस तरह एक सरकारी मुलाजिम 1-2 महीने हो गए घर बैठे तक काम नहीं कर रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है ना, सेम ये कानून भी है। मैं एक को वजाहत कर दूं कि हमारे लेबर लॉ में एक सेक्शन है जिसको ले ऑफ कहते हैं। किसी भी सूरत में, किसी की सूरत में अगर कोई सनत मजबूरन बंद करनी पड़ती है, तो वो जो एम्प्लॉयर होता है, सनतकार होता है, वो पाबंद है कि किसी मजदूर को नौकरी से नहीं निकालेगा और उसको तनख्वाह देगा। हाँ, ये कर सकता है कि वो पहले 15 दिन फुल तनख्वाह दे, उसके बाद फिर आधी कर दे, फिर जितना अरसा चले, लेकिन उसको सारी सहूलतें ये ले ऑफ कानून के तहत देने का पाबंद है। अब इन्होंने ये किया है। जी जी मलिक साहब, हुकूमत अपने महदूद वसाइल जो भी हैं इनके, उसमें रह के कोरोना की रोकथाम के लिए इसके साथ लड़ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैसिलिटेट करें अपनी इस आवाम को। लेकिन जो मौजूदा ये करंट सिचुएशन है कोरोना की, आप मुतमईन हैं हुकूमत पे कि वो जो कोरोना के हवाले से अपनी कोशिश कर रहे हैं? मलिक साहब, मैं ये साबित कर रहा हूं कि इस हुकूमत की कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जो आज क्राइसिस आया हुआ है ना, मैं कहता हूँ, अगर आप, मैं मिसाल देता हूँ कि जो सनतकार है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो अपने लोगों को संभाल लेता, उनको तनख्वाह देता, उनकी मराहत बराबर रखता, तो क्या ये आज इतना लोग भूख और फाकों पर आ जाते? नहीं आते। ठीक है। और इसके अलावा सर्विसेज जो हैं, वो अगर उन पर अमल किया जाता, हुकूमत सख्ती करती, हुकूमत कोई डायरेक्शन लेती, हुकूमत कोई प्रोग्राम वाजे करती, तो मुमकिन ही नहीं था कि लोग फाकों पर आ जाते। ये हुकूमत की नालायकी है, हुकूमत की मिस अंडरस्टैंडिंग है, डीलिंग है, उसकी लापरवाही है, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, जिसकी वजह से
ये लोग सारे के सारे फाकों पर। और छोटी सी मिसाल देता हूं, ये जो आपका आज का सनतकार शोर मचा रहा है, दुकानदार शोर मचा रहा है कि हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, हमें काम करने की इजाजत दें, और सब आपके सामने यानी यूरोप का मिसाल है कि जब उन्होंने लॉकडाउन किया, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, कोई कारोबार नहीं हो रहा। आप उसको भी छोड़ें, आप अरब स्टेट्स में, सऊदी अरब में चले जाए, उन्होंने लॉकडाउन किया है, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उन्होंने वर्कर्स को तनख्वाहें भी दी, यहाँ तक कि जो गरीब बच गए थे, फारग बैठे थे, उनको राशन भी दिया, लेबर को भी किया। लेकिन हमारा सनत ये जो दुकानदार है शोर क्यों कर रहा है? एक छोटी सी मिसाल, मेरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी मेरा किसान है, ये आप एग्री करें कि मेरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी मेरा किसान, आप खुद किसान हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप अभी गंदम है, आपने गंदम काश्त की, उसको पानी लगाया, उसको खाद दी, वहां आपकी लेबर काम करती है, सब कुछ करता है। नऊज बिल्ला, अभी ये बारिश आ, अल्लाह ना करे बारिश आ रही है, आपकी गंदम की फसल खराब हो जाती है, अल्लाह ना करे तबाह हो जाती है, तो आप क्या करेंगे कि मजदूर को पैसे नहीं देंगे? जिम्मेदार तो ऐसा नहीं करता है, वो तो मजदूरी भी पूरी देता है और अपने मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ भी पूरा करता है, और अक्सर ही होता है कि वो जिम्मेदार जो है वो शोर नहीं करता। आपने कभी देखा है कि कुछ किसान ग्रुप ने या तंजीम ने ये जुलूस निकाला हो कि जी हमें ये नुकसान हो गया है, हमें इजाजत दी जाए कि या हमें इमदाद? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सनतकार तबका है, ये जो मिल ओनर तबका है, ये जो दुकानदार तबका है, सारी जिंदगी इन्होंने कमाया है, और 2 महीने अपने मुलाजमीन को घर बैठकर तनख्वाहें नहीं दे सकते। मैं ये पूछता हूँ छोटा सा सवाल आपका, सारी जिंदगी एक बंदे ने कारोबार कमाया है, 1 की 2 दुकानें, 2 की 4 दुकानें बनाई है, क्या वो इतना क्राइसिस का शिकार हो गया कि अपनी बिजली का बिल नहीं दे सकता है, अपने घर के खर्चे नहीं दे सकते, कुछ देर के लिए घर नहीं बैठ सकता है? ये गलत बात है। हुकूमत ने ये गलत सिस्टम शुरू किया। मैं एक छोटी सी वजाहत और कर दूं, मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो जाए लोगों को, लेकिन लोगों को समझने की आसानी होगी। ये हुआ इस तरह के जब पूरी दुनिया में सिंध हुकूमत के जो एक्शंस थे वो अप्रिशिएट होने लगे, यहाँ तक कि हमारी जो यूएनओ है उसने भी अप्रिशिएट किया, बल्कि यूएनओ ने तो एक रेटिंग मुकर्रर की कि एशिया में पहला नंबर चाइना का और दूसरा नंबर पाकिस्तान के सूबे सिंध का है, जिसने अच्छे एक्शन किए और कंट्रोल किए। इन बातों के सामने आने के बाद वफाकी हुकूमत और कुछ नहीं, तो उसने कहा कि ये तो इनकी सियासत चमक जाएगी, ये होगा। उन्होंने एक दूसरा रुख इख्तियार किया। मलिक साहब, हुआ ये शुरू में 15 दिन पहले कोई किसी मौलवी साहब ने, कोई किसी मजहबी अकाबरीन ने ये नहीं कहा कि हमें मस्जिदें खोलने की इजाजत नहीं, कोई किसी दुकानदार ने ये नहीं कहा कि हमें दुकान खोलने की इजाजत नहीं, कोई किसी सनतकार ने ये नहीं कहा कि हमें सनती खोलने की इजाजत दें। हुआ ये कि हमारे वजीर आजम ने इस कोरोना को एक मजहब बना दिया। कभी कहता है मैं कोरोना नहीं करूँ, और खुद वजीर आजम कहता है कोरोना नहीं करेंगे, कोरोना तो एक कर्फ्यू होता है। लेकिन होता है ये है कि उसी दिन शाम को 4 बजे वो जो एक मखसूस ताकत लोग हैं वो आते हैं, वो लॉकडाउन करा देते हैं। वजीर आजम साहब चुप कर जाते हैं। जब वो लॉकडाउन हो जाता है फिर वजीर आजम साहब कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, आए रोज कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, मैं कोरोना नहीं चाहता, मैं कोरोना नहीं चाहता। इस कोरोना का नुकसान मलिक साहब ये हुआ है कि अगर आपने पंजाब में सनतें खोल दी, दुकानें खोल दी और कारोबार लोगों को इजाजत दी, पहला बात तो ये हुई कि लोगों ने इसको लाइट लिया और इसकी पाबंदी नहीं की है, इसकी एहतियात नहीं की है। ये है कि कारोबारी तबका था, जो मौलाना हजरात थे, मजहबी लोग थे, उन्होंने डिमांड कर दी कि पंजाब में सब कुछ कर रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं करने देते? इसका नुकसान ये हुआ कि सिंध जो डे टू डे अपने अच्छे इंतजाम की वजह से अपनी आवाम की बचत कर रहा था, लोगों को राशन दे रहा था, लोगों को पैसे दे रहा था, अभी तक मरकज ने वहां कोई इमदाद नहीं दी, उसको डिस्प्यूटेड बना दिया। एक फौज है वजीरों की जो सुबह से लेकर शाम तक सिंध को सिवाय उनका कोई काम नहीं है। लिहाजा सिंध आज भी सर्विसेज के लिहाज से, एहतियात के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से न सिर्फ पंजाब बल्कि KPK और सूबों से और मरकज से बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि वज़ीर आज़म साहब के एटीट्यूड की वजह से ये अहमियत भी खत्म हो गई है। और मलिक साहब, छोटी सी आखिरी बात मैं करता हूँ, हमारे सिंध ने जो टेस्टिंग एक अपना प्रोसीजर था या फैसिलिटी थी उसको इंक्रीज किया।
अपने महदूद वसाइल के बावजूद। लेकिन पंजाब जो इस मुल्क का 63% है वसाइल के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से, उसने टेस्टिंग को इंक्रीज नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला है कि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर 100 आदमी हैं, वो अगर घर बैठे रहे, उनमें से 50 आदमी को होना है, तो आपको नहीं पता हो जब तक टेस्ट नहीं करेंगे। लिहाजा ये कोरोना इसलिए फैल रहा है, हमने टेस्टिंग भी की है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अल्लाह ना करे अगर यही हालात चलते रहे तो आप आने वाले मई के 15-20 दिनों में देखेंगे एक क्या कहते हैं, वबा एक तूफान बनकर आएगी। जी जी मलिक साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है आप पे कि आपकी जमात का नारा रोटी कपड़ा और मकान है। भुट्टो साहब ने यही नारा लगा के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। उनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी भुट्टो जिंदा का नारा लगा के अपनी कामयाबी हासिल की। उनकी शहादत के बाद जरदारी साहब ने भी बेनज़ीर का नारा लगा के मोहतरमा का कामयाबी हासिल की। अब आपकी पार्टी के पास कौन सा नारा है जिसके तहत अब इलेक्शन में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मतलब सारी टू से मुझे ये आपका सवाल कुछ रवायती सा लगा है और इसका जवाब पहले कई दफा दे चुके हैं। पहली बात तो ये है कि मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो नारे हैं वो एक हकीकत है। आपने भुट्टो साहब का कहा, भुट्टो साहब की आपकी मिसाल ले लें कि पाकिस्तान जब से बना है इन 73 ईयर्स में किसी ने पाकिस्तान में इतनी तरक्की नहीं की, उसको स्ट्रक्चर इतना नहीं दिया, उसको एक डगर पर किसी ने नहीं चलाया जितना जुल्फकार अली भुट्टो ने। उसके बाद सही उसी प्रोग्राम पर हम जो जब भी इलेक्शन होता है हम नारों पर नहीं जीतते, हम अपनी कारकर्दगी पर, अपने माजी के ट्रैक रिकॉर्ड पर जीतते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद बीबी शहीद आई, आप अंदाजा फरमाए मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर आम मजदूर को सनतों में हिस्सेदार बनाने तक हर वो काम किया जो आम मखलूकुल हाल आदमी के पास है। अब रहा जरदारी साहब का, हमारे पास तो इतना माजी है ना, इतनी मिसालें हैं कुर्बानी की, गरीब आवाम को ओबलाइज करने की, उनका ख्याल करने की, कि हमें किसी नारे की जरूरत नहीं। लेकिन मलिक साहब एक बात खैर आपको नागवार गुजरे, बात ये है कि इलेक्शन में नारा या कोई और चीज, भाई पहले ये तो श्योर करें कि इलेक्शन फेयर होगा। जब इलेक्शन फेयर होगा तो हमारे मुंह बंद कर दें, मैं आपको पर चैलेंज कर रहा हूं कि वोट हमारे हैं, किसी के नहीं है। जब इलेक्शन, अब यही इलेक्शन ये जिसमें खान साहब वजीर आजम बने हैं, आप इससे फेयर कहेंगे या उससे पहले इलेक्शन फेयर कहेंगे? मलिक साहब, इस मुल्क की हार्ड जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही है जी। मलिक साहब, इस मुल्क की हार्ड लक ये है कि इस मुल्क में आवाम को हक के राय दही का जो है ना पूरा मौका ही नहीं दिया जाता। इलेक्शन कराया जाता है, जब इलेक्शन कराए जाएंगे तो कौन कहता है कि किसी को नारों पर वोट मिलेंगे या कारकर्दगी पर वोट मिलेंगे या किसी और? मलिक साहब, आपका एक नारा कि भुट्टो जिंदा है, जी, आप इसकी वजाहत करना पसंद करेंगे कि भुट्टो कैसे जिंदा है, आवाम को कैसे पता चलेगा? बस साहब मैं एक छोटी सी बात करूं, बंदा मरता कौन है? जिसको जब मौत आ जाए तो उस बंदे के पीछे उसका नजरिया भी उसके साथ ही मर जाए। आपकी बात, आप मेरी बात समझ चुके हैं? जी समझ सकते। यानी अगर एक छोटी सी मिसाल दूं, खैर इस्लाम का ही ले लें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में जो हमें सबक दिया, जो हमारे लिए हदायत दी, जो हमारे लिए तर्ज जिंदगी मुकर्रर किया, जो हमें अरशाद फरमाया, जो आप हमारे लिए सुन्नत छोड़ गए, उसमें उसकी वजह से आए रोज पूरी दुनिया में यूरोप जैसे सख्त
यानी कट्टर एंटी मुस्लिम होने के बावजूद लोग वहां मुसलमान क्यों हो रहे हैं? कि वहां इस्लामी सोच जिंदा है। किसी बंदे के मर जाने के बाद सोच नहीं मरती। आज भी अगर भुट्टो की सोच जिंदा है तो भुट्टो जिंदा है। भुट्टो की सोच क्या थी? भुट्टो की सोच थी जिस तरह आपने फरमाया ना कि रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, भुट्टो साहब ने जब ये सिलसिला शुरू किया, पीपल्स पार्टी बनाई, तो उसमें सबसे पहली बात क्या थी? अगर मेरे से आप पूछे ना कि पीपल्स पार्टी के क्याम का मकसद सिर्फ मुख्तसर बयान करें, तो मैं यही कहूंगा कि भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी सिर्फ इसलिए बनाई कि यहाँ तबकात से पाक मुआशरा कायम हो। जब तक इस मुल्क में गरीब लोग हैं, जब तक इस मुल्क में मफलूकुल हाल लोग हैं, जब तक इसमें महरूम लोग हैं, भुट्टो का नाम, भुट्टो की सोच जिंदा है तो भुट्टो जिंदा है। कोई बंदा अपनी मलिक साहब, सोच। जी 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 मलिक साहब, लास्ट में बतौर पीपल्स पार्टी का रहनुमा होने की हैसियत से कोरोना वायरस के हवाले से आपने नाजरीन को, अपने व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे कि इससे कैसे बचाव करें जो है कोरोना वायरस, और उनको क्या इकदाम करने चाहिए? सब कोई भी मर्ज होता है, अगर उसकी मेडिसिन मौजूद हो ना, वैसे तो ये है कि जिंदगी मौत रब के हाथ में है। जो एक बंदे ने जिस टाइम मरना है उसमें कोई न मिनट आगे पीछे हो सकता है, न जगह कुछ हो सकता है। लेकिन जब किसी मर्ज की दवा मौजूद हो तो एक आसरा होता है इंसान को कि जी ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये वाहिद बीमारी है, वाहिद वायरस है जिसका अभी तक इलाज नहीं है, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है। तो इसका वाहिद इलाज है परहेज, बचत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने हमवतनों को कि और कुछ न करें, घर में बैठें, अलग थलग रहें, वो हिफाजती इकदाम करें। और ये ऐसा वायरस है कि अल्लाह ना करे आप देखें कि फैमिली में से एक बंदे को अगर मुंतकिल हो गया है तो वो सारी फैमिली को ले डूबेगा। लिहाजा हमें सबसे पहले, मैं इस आपके कोरोना वायरस के हवाले से जो टॉपिक है इस पर मैं एक बात करूंगा। मेरे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ने वाले जो लोग हैं वो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। मलिक साहब, अफसोस की बात यह है कि अभी तक हम उनको उनकी हिफाजत की किट्स और वो है वो चीजें नहीं दे सकते। और आफरीन है उन लोगों पर जिन्होंने अपनी जान और अपने अहले खाना की जान और अपने तमाम तर जो है ना वो चीजें कुर्बान करके, किसी डॉक्टर ने इनकार नहीं किया है कि हम ये काम नहीं करेंगे। आप देख, कई डॉक्टर शहीद हो चुके हैं, कई डॉक्टरों को मौत आ चुकी है। जी, मैं ये लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा तमाम आपने हम सर, मैं बात मुकम्मल कर, इफ यू अलाउ मी, कि सबसे पहले आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि ये बहुत खतरनाक वायरस है, इससे बचें, घर में बैठें, परहेज, बाहर भी निकलना है तो परहेज करें। उसके बाद मैं डिमांड करूंगा हुकूमत से कि डॉक्टर्स को उनकी सेफ्टी के लिए तमाम किट्स वगैरह मुहैया करें। और उनको मैं सलूट भी करूंगा, इस नाजुक दौर में डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। जी डॉक्टर। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मलिक साहब, मैं बहुत मशहूर हूँ आपके एन एन टीवी का, आपका। और बल्कि वेलकम। मैं ये मुबारकबाद दूंगा आपको कि आप शुरू से ही क्रिएटिव सोच के बंदे हैं। आपने ये सिलसिला शुरू किया है, शायद मेरे जिले में तो मैंने कोई नहीं देखा कि जिसने ये शुरू किया है सिलसिला। और आपके सिलसिला शुरू करने से मेरे जैसे जो वर्कर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको अपना मुद्दा बयान करने के लिए, अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए आप टाइम देते हैं। और मेरी ख्वाहिश होगी कि इसको बिल्कुल मजीद तरक्की दें। जो काम आपने शुरू किया मुश्किल तो है, क्योंकि इसमें सारा जो है ना फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन मैं अपने पूरे जिला खुशाब के अवाम की तरफ से और सब लोगों की तरफ से आपका मशकूर हूँ। और जो आपने ये सिलसिला शुरू किया है, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। आपका थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।